पहली चीज़ तो थी जब हमने उसकी काउंसलिंग की, पहले तो उसको बहुत काम डाउन किया। वो इतनी डरी हुई थी कि वो कुछ बताने के लिए रेडी ही नहीं हो रही थी। फिर हमने उनसे नॉर्मल बातें करके बहुत सारी ऐसी बातें उनसे पूछी कि आपके साथ क्या हुआ था, तो उन्होंने पहले डोमेस्टिक वायलेंस से स्टार्ट किया। तो ये बात करने में उनको इतनी झिझक हो रही थी कि एक महिला होते हुए वो महिला से ये चीज़ शेयर नहीं कर पा रही थी। तो आप सोच सकते हैं वो कितनी डरी हुई थी। ये लोग क्या करते हैं, किसी महिला नई नवेली दुल्हन को ये दूल्हे के साथ कमरे में भेजते हैं और बाद में उसको एक सफ़ेद चादर दे के भेजते हैं और उसके बाद वो चादर के ऊपर किसी प्रकार के रक्त के छींटे गिरते हैं तो फिर ये खुशी मनाते हैं कि ये लड़की कहीं ना कहीं वर्जिन है। इंदौर में वर्जिनिटी टेस्ट के खिलाफ एक ऐसा मामला आया है जो 2025 में बहुत ही दुर्लभ है। हम 2025 में हैं और आज भी इस तरह के मामले समाज में व्याप्त हैं जो तालीबानी सोच को बताते हैं। एक महिला को सिर्फ ससुराल से इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि वर्जिनिटी टेस्ट ससुराल वाले मांग कर रहे थे। इस पूरे मामले में पीड़िता के साथ संघर्ष कर रहे अधिवक्ता के कुन्हारे से समझते हैं क्या है पूरा मामला। क्या है ये मामला? ये चूँकि देखिए हमने देखा होगा कि कुछ सऊदी अरब देशों से, कुछ मुस्लिम देश से, जहाँ पे जो कबीलाई समुदाय होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, किसी महिला नई नवेली दुल्हन को ये दूल्हे के साथ कमरे में भेजते हैं और बाद में उसको एक सफ़ेद चादर दे के भेजते हैं और उसके बाद वो चादर के ऊपर किसी प्रकार के रक्त के छींटे गिरते हैं तो फिर ये खुशी मनाते हैं कि ये लड़की कहीं ना कहीं वर्जिन है। ये अपने आप में एक पिछड़ी मानसिकता शोक ना केवल पिछड़ी मानसिकता का होता है कि बल्कि रूढ़िवादी प्रथा भी, चूँकि वर्तमान में साइंस ये बोलता है, कई गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर से भी हमने संपर्क करा तो उनका भी कहना है कि चूंकि वर्तमान में दौड़ने, भागने, खेलने, कूदने, साइकिल चलाने के अंतर्गत आपका हाइमन टिश्यू टूट सकता है, पर लोग उसको एक जो पिछड़ी सोच रखने वाले लोग हैं उसको कहीं ना कहीं चरित्र से लेकर जोड़ते हैं। वर्तमान में एक मामला है बाणगंगा निवासी पीड़िता का मामला है। इसकी शादी 12 दिसंबर 2019 को भोपाल निवासी एक युवक से हुई थी और शादी के दिन ही जब इन लोगों के बीच के अंदर जो रिलेशन बनना थे उस रिलेशन को लेकर अगले दिन इसमें पीड़िता की जो सास है उसने पास की पड़ोस की एक लड़की को बुलाया और ये बुलाया कि भैया इसने जो बेड है, ये बेड के ऊपर ब्लेड के छींटे क्यों नहीं पड़े। इसको लेकर पीड़िता शॉक्ड हो गई। उसने फिर ये बताया कि हमारे बीच में किसी प्रकार का रिलेशन नहीं बना, फर्स्ट डे था, इस कारण से हम लोग एक दूसरे को जानना पहचानना चाह रहे थे। इसके बाद में लगातार उस पीड़िता के कैरेक्टर पर उंगली उठाई जाने लगी, साथ में ही उसको दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा। इस दौरान पीड़िता जब एक बार कंसीव उसने गर्भवती हुई तो 3 महीने का उसका ससुराल जन के अत्याचार से उसका 3 महीने का गर्भ गिर गया। एक बार 9 महीने 9 दिन का उसने एक संतान को जन्म दिया जो एम्बाई में उसकी असामान्य धड़कन के कारण डेथ हो गई। तीसरी बार एक फिर पुत्री को उसने जन्म दिया, जिसके बाद लगातार ससुराल जन उसकी वर्जिनिटी को लेकर, उसके चरित्र को लेकर आरोप लगाते थे। शारीरिक मानसिक रूप से न केवल प्रताड़ित करते बल्कि उसकी डीएनए टेस्ट की मांग भी करते थे। इन सब चीज़ों को लेकर पीड़िता ने जब इनका आपत्ति ली तो इसको 4 अप्रैल 2024 को देवर बाणगंगा की एक गली में छोड़ के भाग गई। जिन सब चीज़ों को लेकर पीड़िता ने कई समय तक, लंबे समय तक इंतजार करा कि कहीं ना मेरे ससुराल जन की करतूत में सुधार आएगा, लेकिन किसी प्रकार का सुधार नहीं आने पर फिर उसने जिला न्यायालय इंदौर की शरण ली, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों की शिकायत करी तो बाणगंगा थाने में ससुराल जनों के खिलाफ दहेज का केस दर्ज हुआ। लेकिन चूंकि इस प्रकार का एक यूनिक मामला है जिसमें पीड़िता ने एक प्रोटेक्शन और वर्जिनिटी को लेकर सब चीजें बताई, तो एक घरेलू हिंसा एक ऐसा प्रकरण था जिसके अंतर्गत पीड़िता सभी प्रकार के प्रोटेक्शन के रिलीफ की मांग कर सकती थी, जिसमें हमने महिला बाल जिसके अंतर्गत हम माननीय न्यायालय के अंदर घरेलू हिंसा का प्रकरण प्रस्तुत करा। इसके अंतर्गत विपक्षीगण पति के खिलाफ, ससुर, सास और देवर के खिलाफ, जिसमें मामले की गंभीरता को देखते हुए महिला बाल विकास अधिकारी से श्रीमती खुशबू दांगी साहब ने, जो न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी इंदौर ने, इसके अंतर्गत इसमें जांच रिपोर्ट तलब कर इस जांच में सभी आरोपों का खुलासा होने के बाद कोर्ट ने इसमें सभी ससुराल के खिलाफ घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम की धारा 12 में केस दर्ज करा है। सर, आरोपी पक्ष का क्या बैकग्राउंड है? आरोपी पक्ष ये बिजनेस ट्रेवल्स एजेंसी के अंतर्गत गाड़ी घोड़ों का काम चलाते हैं, 4 व्हीलर गाड़ियों का इनका बिजनेस है और ये अपने आप में एक इसमें का वर्तमान में ये एक प्रदेश का एक ऐसा मामला है मेरी नज़र में कि आप अगर किसी महिला की वर्जिनिटी को उसके फर्स्ट विवाह की प्रथम रात से मिला के देखते हैं, जो अपने आप में न केवल कहीं गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है बल्कि मानव अधिकार और महिला की लज्जा के भी और गरिमा के प्रतिकूल। इसी मामले में अगर हम गूगल पर डाटा सर्च करते हैं तो ऐसे ही मामलों में कई समुदायों को, जो इस टाइप की समुदाय जो इस प्रकार की चीजें करते हैं, उनको लेकर मानव अधिकार आयोग ने नोटिस भी जारी करे, जो डाटा गूगल पे भी पड़ा हुआ है। सर, पीड़िता की क्या मांग है कोर्ट से? पीड़िता की सबसे पहले तो मांग है कि इस टाइम इन सभी जितने भी ससुराल जन है, ये जो वर्जिनिटी मांग करे, इस वर्जिनिटी मांग से उसको निजात दिलवाई जाए, छुटकारा दिलवाई जाए। साथ में ही पीड़िता और उसकी जो बच्ची जो उसके पति से ही संसर्ग से उसको उत्पन्न हुई है, उनको लेकर मेंटेनेंस दिलवाया जाए और मेंटेनेंस दिलवाने के साथ में जो उन लोगों ने पीड़िता के साथ अत्याचार कर रहे हैं, उसकी वर्जिनिटी को लेकर, वो सब चीज़ों को लेकर, उन सब चीज़ों को लेकर उनसे 2 लाख रुपये का कंपनसेशन भी महिला पीड़िता और उसके बच्चों को दिलवाया जाए और साथ में इनके खिलाफ सख्त से सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाए। तो उम्र क्या है? उम्र पीड़िता की 23 वर्ष है। पति की उम्र इसके अंतर्गत है 25 साल है। डीएनए टेस्ट का तीसरे बच्चे
हाँ, चूंकि इसका जो तीसरा बच्चा हुआ था उसको लेकर चूंकि वो इस पीड़िता को रखना नहीं चाह रहे थे, इसलिए उसके डीएनए टेस्ट को लेकर उसकी चरित्र पर लांछन लगाते उसके डीएनए टेस्ट की मांग कर रहे थे। लेकिन चूंकि डीएनए आप किसी भी ससुरालजनों को ये अधिकार नहीं है कि किसी भी पीड़ित बहू या पत्नी के खिलाफ आप डीएनए टेस्ट की मांग कर सकें, जब तक आपको इस प्रकार के सबूत नहीं देते हैं। अन्यथा आप अपनी पिछड़ी सोच के आधार पर डीएनए टेस्ट, चूंकि आज के एक आम सामान्य सा बात हो गई, अगर आप किसी महिला पर शंका करते हो तो आप डीएनए टेस्ट की मांग उठाते हो, जो अपने आप में ना केवल एक तुच्छ सी बात है। और आप सबसे बड़ी चीज़ है कि वो लोग जो दहेज मांग पूर्ति करे, तो दहेज की मांग पूर्ति नहीं होने पर तो जो पिछड़ी सोच के लोग होते हैं आए इस प्रकार की जो तुच्छ तरह की बातें करते हैं कि डीएनए टेस्ट, वास्तव में अगर डीएनए टेस्ट मांग करते तो उसकी प्रोसीजर के लिए भी पीड़िता तैयार थे, लेकिन उनको सिर्फ डीएनए टेस्ट बोल के उसको ताने मारना थे, जो एक भावनात्मक हिंसा और उपहास की हिंसा का, घरेलू हिंसा की श्रेणी का कृत्य था। इन सब चीज़ों का एक व्यापक मांग हमारे द्वारा कोर्ट से की गई है। और पीड़िता ने इसके अंतर्गत, चूंकि पीड़िता उस समय इतनी घबराई हुई थी कि ये सब चीज़ें खुल के नहीं बता पा रही थी, चूंकि मैडम इसके अंतर्गत एक न्याय साथी संस्था की हैं, अध्यक्ष में है, और इस प्रकार के मामलों के अंदर महिलाओं की काउंसलिंग करते हैं, उनके अंदर मनोचेतना जागृत करती हैं, और बाद में उनके अंदर जितनी प्रकार के डर भरे उनको हटाकर उनके अधिकारों को उनको सजग करते हैं। जब पीड़िता को 3-4 बार हमने उसकी काउंसलिंग करी तो उसने फिर मुखर होकर जो घटनाक्रम है उसका बताया, तो हम लोग भी ताजुब कर गए। और सर डीएनए टेस्ट का तीसरे बच्चे का, हाँ, चूंकि इसका जो तीसरा बच्चा हुआ था उसको लेकर चूंकि वो कि वर्तमान में अन्य देशों में जो मतलब कबीलाई जो समुदाय परंपरा चल रही गलत, वो हिंदुस्तान के शहर ससुराल भोपाल के अंदर और मायके इंदौर के अंदर इस प्रकार के अत्याचार होना अपने आप में बहुत गंभीर विषय, और इस पर ये चिंतनीय विषय है। कई महिला इसमें की भी हैं जो इस तरह के विषयों के अंदर मुखर होकर नहीं बोल पाती। हमने इसके अंतर्गत कई लोगों से, एक एनजीओ के माध्यम से कई लोगों से जानकारी निकलाई, तो कई कपल्स ने ये भी बताया कि उनके लिए इस प्रकार की चादरों और इस प्रकार की वर्जिनिटी मायने नहीं रखती हैं उनके लिए, चूंकि आजकल कॉमन चीज़ें किसी भी की भी हाइमन टिश्यू फट जाता है। और कई लोगों ने तो ये भी बोला कि ऐसे चादर को आग लगा जानी चाहिए जो किसी कपल्स के बीच के अंतर्गत उनके अंदर मतभेद उत्पन्न करे। आप लंबे टाइम से देख रहे हैं महिलाओं के भी मामले, इसके पहले या कोई इस तरह के कोई मामले? देखिए, हमारी जो संस्था है वो महिला और बच्चों के लिए ही काम करती है, तो बेसिकली ऐसा वाला ये दूसरा या तीसरा मामला हमारे सामने आया है। मतलब 2025 में आज भी इस तरह की सोच व्याप्त है, आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो हाइमन टिश्यू है, बेसिकली ये हाइमन टिश्यू किसी से रिलेशन बनाने से नहीं ब्रेक होता है। ये आप एक्सरसाइज के दौरान, साइकिलिंग के दौरान, या आप कोई ऐसी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं जहाँ ज़्यादा प्रेशर लग जाता है, तो उससे भी ये हाइमन टिश्यू ब्रेक हो सकता है। तो इसको हमारी सोच से निकालना चाहिए कि ये जो सफ़ेद चादर वाला कॉन्सेप्ट है, पहले तो इसको पूरी तरह से हटाना चाहिए हमारे समाज से, और आम लोगों को इस अवेयर करना चाहिए इस टॉपिक को रिलेटेड, कि ये जो हाइमन टिश्यू है बेसिकली किसी भी फिजिकल एक्टिविटी से ब्रेक हो सकता है। और शादी के लिए क्या इम्पोर्टेंट है? हाइमन टिश्यू इतना बड़ा इशू है शादी के लिए? नहीं, देखिए, जहाँ आपका ट्रस्ट है और अगर आप किसी के पास्ट को लेकर बात भी करते तो उस बारे में आप खुलकर बात करिए, अपने साथी से ये सारी चीज़ें आप शेयर करिए कि मेरा पुराना पास्ट रह चुका है। बट बेसिकली अगर मैं देखती हूँ, हाइमन टिश्यू बिल्कुल भी कोई ऐसा इशू नहीं है, क्योंकि आप देखें आज के टाइम पे एक्सरसाइज हर पर्सन करता है, साइकिलिंग हर लेडी करती है, तो स्पोर्ट्स में आप दूसरी चीज़ें भी देखिए, बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं ऐसे, बैडमिंटन में हमारे इतने बड़ी जो खिलाड़ी हैं, महिलाएं हैं, वो खेलते हुए भी उनका हाइमन टिश्यू ब्रेक हो सकता है, तो इट्स नॉट द बिग इशू। एक हाइमन टिश्यू जैसी कुप्रथा को लेके एक शादी टूटने की कगार पर आ गई और एक महिला इतनी प्रताड़ित हुई कि उसको कोर्ट की शरण लेने पड़ी। जैसा कि एडवोकेट रूपाली राठौर ने बताया कि शादी के लिए ट्रस्ट, भरोसा सबसे इम्पॉर्टेंट है, ना कि हाइमन टिश्यू। नमस्कार, मैं नेहा जैन, इंदौर से।